So dipole moment, huh? Magnetic dipole moment. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कल डिस्कस किया था, मतलब मैग्नेट का इंटरनल पावर। किसी भी मैग्नेट का इंटरनल पावर डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट, पोल कितना स्ट्रांग है, ये कितना बड़ा है पोल, स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है पोल की, जो नॉर्थ और साउथ होता है। नंबर टू, उसकी लेंथ कितनी है, या मैग्नेटिक लेंथ कितनी है। तो इसीलिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू जो उसकी है मैग्नेटिक लेंथ। पोल स्ट्रेंथ m इनटू कितना होता है मैग्नेटिक लेंथ 2l। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ m, मैग्नेटिक लेंथ 2l इज शोन बाय कैपिटल M। ये एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन हमें पता है। तो ये डायपोल के लिए, फिक्स डायपोल के लिए। ठीक है, अभी अगर कोई वायर है, वायर मैग्नेट, तो वायर मैग्नेट के लिए भी निकाल सकते हैं। दिस इज फॉर डायपोल। नाउ वी हैव टू सी वायर मैग्नेट। वायर मैग्नेट मतलब कोई भी वायर में करंट पास करो, ये वायर है, इसमें करंट पास किया, तो ये करंट ऐसा अगर फ्लो होता है तो इसमें एक साइड नॉर्थ बन जाता है, एक साइड साउथ बन जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ कौन सा वाला बनता है, साउथ कौन सा वाला बनता है। देखो, अगर वायर हमने इस साइड से देखा और सपोज करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो ये होता है नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल बन जाता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर है, इफ करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, देखो घड़ी से उल्टा फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज करंट देन इट इज नॉर्थ पोल। तो वहां पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। और क्लॉकवाइज अगर घूमता है घड़ी की मतलब ये घड़ी से उल्टा है, और घड़ी की तरह अगर घूमता है, मतलब कौन सा, क्लॉकवाइज, जैसा इस डायग्राम में है। क्लॉकवाइज करंट अगर है तो वहां पे साउथ पोल जनरेट होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अभी ये याद रखने के लिए एक टेक्निक है जो कि बुक में भी है। ऐसी टेक्निक है कि ये नीचे जा रहा है ना, तो ऐसा करेंगे तो नॉर्थ बन जाएगा वहां पर, और ये ऐसे जा रहा है ना तो यहाँ पे साउथ बन जाएगा। ओके, देखो ये उल्टा जा रहा है करंट, तो यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, और हम साउथ अगर निकालते हैं साउथ, तो ये साउथ से देखो ये ऊपर और ये नीचे है ना। तो करंट की डायरेक्शन अगर नीचे ऐसे जा रही है तो साउथ बनेगा नीचे, और ऐसे जा रहे तो यहाँ पे नॉर्थ बनेगा। ये बुक में है टेक्निक, लेकिन इससे भी एक सिंपल टेक्निक बनाएंगे हम। देखो, क्लॉकवाइज करंट है मतलब सी, एंटी क्लॉकवाइज करंट है मतलब ए को थोड़ा एक्सटेंड करे तो एन बन सकता है, और सी को डबल यूज करे तो साउथ बन सकता है। समझ गए ना। तो सी यानी क्लॉकवाइज करंट के लिए साउथ, सी ऊपर सी नीचे दोनों मिक्स करो, यस बन जाएगा तो साउथ। और एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो ए का एक हिस्सा देखो, ये ए दिख रहा है ना, ए यहाँ पे ले लो, ए उल्टा यहाँ पे ले लो, तो इससे नॉर्थ बन जाएगा। तो अब याद रहेगा, इस तरह से याद रखो ये। अब नेक्स्ट, ये जो वायर मैग्नेट है, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट
ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। समझ गए? तो कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है, हाँ, और ये जो करंट कैरी करता है वो खुद एक मैग्नेट बन गया है, इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेट, है कि नहीं? इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेट बन गया है। तो अभी इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब इंटरनल पावर होती है वो तीन चीज पे डिपेंड होती है, वायर के तीन चीज पर। नंबर एक करंट, नंबर टू नंबर ऑफ टर्न्स, वायर एक है कि डबल है का ट्रिपल है, और ए मतलब एरिया। ठीक है? तो ये भी मैंने सिस्टमेटिक हम जो ट्रिक्स बनाए उसके हिसाब से ही लिखा है मैंने। तो आपको एक नाम याद रखना है, मीना, M = INA, मीना। ठीक है? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू INA। तो तीन चीज पे ये डिपेंड है वायर के लिए। सो विच आर दोज थिंग्स? करंट, ये नंबर ऑफ टर्न्स, और ए मतलब क्या है? एरिया ऑफ लूप। वो जो लूप दिख रहा है राउंड, उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन का एरिया जो बोर्ड पे दिख रहा है उसका लूप। तो इस तरह से एम के दो फॉर्मूलाज हैं। इसका यूनिट जो है कल का ही याद रखो। तो M = INA याद रखो। अभी अभी फिर से एक पॉइंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इलेक्ट्रॉन? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट हमने देखा डायपोल के लिए, सेकेंड वायर मैग्नेट के लिए, और तीसरा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए M = INA सॉल्व करते हैं। अब देखो करंट, करंट जो होता है, करंट मतलब चार्ज बाय टाइम। नंबर ऑफ टर्न्स एक ही लेने हैं क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही यहाँ पे रहेगा, राइट? उसके बाद एरिया, अब एरिया कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है वहां पर तो ये इतना एरिया बनेगा। ये एरिया कितना है? πr²। इसीलिए πr²। चार्ज कितना होता है? ई, हाँ, चार्ज होता है ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल टी टाइम लगता है उसको, πr²। अभी टाइम मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, है ना? आपको पता है वेलोसिटी यानी डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसीलिए टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, राइट? ये अप्लाई कर सकते हैं अभी। ये अगर अप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा, हेंस देखो टाइम यानी क्या? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, और इनटू πr²। तो इक्वेशन कंटिन्यू करना है। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितना चलता है? ये डिस्टेंस 2πr होता है, पता है ना? डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस राउंड पूरा। तो डिस्टेंस कितना चले? एरिया कितना है? πr², लेकिन डिस्टेंस कितना है? राउंड है तो कितना डिस्टेंस है? 2πr। वेलोसिटी कितनी है? v, और इधर क्या है? πr²। ये पाई और r कैंसिल, तो कितना आएगा? EV/r/। सो इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है EV/r/2। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि कितना होता है? v, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r, रेडियस। ठीक है? तो ये तीन मोमेंट के फॉर्मूलाज याद रखिए, ठीक है? अब एक पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, वो जो पॉइंट है वो है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। न्यू पॉइंट इसी के बेस पे है।
देखो गायरोमैग्नेटिक रेशियो मतलब ये जो रेशियो है ना, गायरो वर्ड पहले आता है, हाँ, मैग्नेटिक बाद में आता है, लेकिन रेशियो लेते समय मैग्नेटिक मोमेंट पहले लेते हैं, फिर यल बाद में लेते हैं। अब यल मतलब क्या, एम मतलब क्या, एम मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, एम मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और यल जो होता है, यल मतलब एंगुलर मोमेंटम। मतलब गायरेशन, गायरो मतलब रोटेशन, गायरो का मतलब होता है रोटेशन, तो रोटेशन के लिए क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो में पहले याद क्या रखना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पहले मैग्नेटिक फिर गायरो, गायरो मतलब ये, तो एम बाय एल जो रेशियो है उसको कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। तो ये जो गायरो मैग्नेटिक रेशियो है, एम कितना होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, आपको तो पता है, EVR/2 है ना, ये, और यल एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, वो MVR होता है, वी आर कैंसल, तो E/2M आ जाता है, ठीक है, E/2M। तो ये है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, दिस इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज, ठीक है, याद रखो, ये फिक्स नंबर है, इसकी फिक्स वैल्यू आती है 8.8 10⁻⁻10 प्लस 10, ओके, सो 8.8 10⁻+10 कूलम पर केजी, राइट। सो दिस इज द पॉइंट फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए इतना पॉइंट है। अब एक पॉइंट है नेक्स्ट, मैग्नेटाइजेशन। देखो, सपोज हमने कोई एक लकड़ी या कोई भी एक रैंडम पीस ले लिया, और उसके अंदर कोई भी पोल नहीं है, नॉर्थ भी नहीं है, साउथ भी नहीं है, और हमने दूसरा एक ले लिया जिसमें नॉर्थ है और साउथ है, तो ये सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें लाइन ही नहीं है, लेकिन ये सब्सटेंस मैग्नेटिक है। तो मैग्नेटाइजेशन करना मतलब नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक बना देना, इसे कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब ये मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ मेथड्स है। सपोज ये लोहे का टुकड़ा है, आयरन, और ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को ऐसे लेके जाके फिर वापस ऊपर से लेके फिर ऐसे, तो ऐसे कंटिन्यूअस मूव करते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से, तो धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। समझ गए, तो मैग्नेटाइज करने की ये सिस्टम है, इस तरह से मैग्नेटाइज करते हैं। लेकिन कोई सब्सटेंस अगर मैग्नेटाइज हुआ, इसका मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आने चाहिए। मतलब क्या लिख सकते हैं, कन्वर्टिंग नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस इनटू मैग्नेटिक, और इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज करते हैं उसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर हम डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करते हैं, तो उसे कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो इसका फॉर्मुलेशन करते हैं, मैग्नेटाइजेशन होता है तब ये आता है, जब मैग्नेटाइजेशन होता है तब उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है ना। वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है कितने वॉल्यूम में,
वो भी तो देखना जरूरी है। अगर कम वॉल्यूम है और फिर भी डायपोल मोमेंट अच्छा है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्ड है। और दिखने में समझो वॉल्यूम बड़ा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो फिर वो मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा नहीं है। तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा कब होता है? जब मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होता है या फिर वॉल्यूम कम होता है तब। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम से दिखाते, वॉल्यूम वी से। मैग्नेटाइजेशन इज शोड बाय एम जेड। तो मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू एम बाय वी आता है। ओके, एक फॉर्मूला मैग्नेटाइजेशन। सेकेंड, देखो मैग्नेटाइजेशन जब होता है ना, तब दो चीज चाहिए वहां पर। एक तो जिस सब्सटेंस को हम मैग्नेटाइज करना चाहते हैं वो एक्सेप्टेबल या ससेप्टेबल चाहिए। सो आयरन इज ससेप्टेबल। तो ओके, यहाँ पे हमने लकड़ी रख दी तो नहीं चलेगी ना, तो इसलिए ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और वहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी तो चाहिए, इतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली वहां पर है। ससेप्टिबिलिटी चाई से दिखाते हैं, एक्स। एक्स जैसे दिखता है लेकिन वो चाई होता है, ठीक है, सी एच आई। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच से दिखाते हैं, ठीक है। ये है जो है ना, इसे चाई ऐसा इसका इसे बोलते हैं। और ये जो होता है ससेप्टिबिलिटी, ये तीन तरह की हो सकती है। ये आइदर पॉजिटिव होती है या नेगेटिव हो सकती है या जीरो भी हो सकती है। जीरो है तो फिर ऑब्वियसली आंसर आएगा ही नहीं। पॉजिटिव ससेप्टिबल मतलब जो सब्सटेंस मैग्नेट को अट्रैक्ट होता है। नेगेटिव ससेप्टिबल मतलब जो रिपेल होता है, ठीक है, चाई। तो एक्स मतलब ससेप्टिबिलिटी। एच जो होता है ना, एच इक्वल टू एक फॉर्मूला है उसका, एन इंटू आई। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर और आई मतलब करंट। इसका मतलब क्या है कि सपोज ये वायर है, एक वायर, और इसमें से कुछ करंट पास होता है। अगर यहाँ पे हमने दो टर्न्स लगा दिए तो मैग्नेट की इंटेंसिटी बढ़ेंगी ना, इस तरह से। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए वहां पर, ठीक है। सो एच इक्वल टू क्या आता है, एन इंटू, याद रखो एच इक्वल टू एन आई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तीसरा एक फॉर्मूला है, देखो मैग्नेटाइजेशन जो होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है जो उसके ऊपर फील्ड लगता है, मैग्नेट एक्सटर्नल फील्ड, और टेम्परेचर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ज्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो वहां पे मैग्नेटाइजेशन होगा ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रैंडमली मूव करता है। जैसा मैंने कल बताया, मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन सिस्टमेटिक रिवॉल्व करते हैं। वो अगर सिस्टमेटिक रिवॉल्व करते हैं ना, तो ही फील्ड बनता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, तो यहाँ पे लिखे, ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली, hence cannot view magnetic field। समझ गए? तो इसीलिए टी अगर बढ़ता है तो मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा। बी बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। तो इसलिए मैग्नेटाइजेशन प्रोपोर्शनल टू बी एक्सटर्नल बाय टी होता है। ये क्यूरीज लॉ है ना। तो इसे हम कैसे लिखेंगे अभी, हेंस मैग्नेटाइजेशन प्रोपोर्शनल टू बी एक्सटर्नल बाय टेम्परेचर। यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, उसे कहते हैं सी, क्यूरीज कांस्टेंट।
तो ये है क्यूरीज लॉ। ठीक है, पियरे क्यूरी का लॉ है ये, मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू सी इंटू बी एक्सटर्नल बाय टी। ठीक है, तो सी मतलब क्या है, क्यूरी कांस्टेंट। बी एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। टी मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। अब देखो, मैग्नेटाइजेशन के जो तीन फॉर्मूलाज हमने देखे हैं, वो तीनों के बेस पे मिक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये मैग्नेटाइजेशन का पहला फॉर्मूला, एक्स इंटू एच दूसरा, और तीसरा ये। ठीक है, ये तीनों मिला के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल अबाउट दैट। तो देखो, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखा हमने, कल देखा था एम इंटू टू एल, आज आई एन ए वाला देखा, फिर इलेक्ट्रॉन का भी देख लिया, हाँ, ईवीआर बाई टू, फिर गायरोमैग्नेटिक रेशियो ई बाई टू एम होता है, फिर मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन के तीन तरीके या तीन फॉर्मूलाज देखे, तीनों मिक्स भी करने पड़ सकते हैं। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है, कंबाइनली कैसे लिखेंगे, एम जेड इक्वल टू एम बाई वी, दूसरा चाई इंटू एच, तीसरा सी इंटू बी एक्सटर्नल बाय टेम्परेचर। ठीक है, ये तीनों मिक्स करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा है, सपोज देखो, एन आयरन रॉड of area 2 centimeter square and length 5 centimeter kept in external magnetic field of 2 टेस्ला। ठीक है, 2 टेस्ला वहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। देन एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें जो डायपोल मोमेंट तैयार होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड क्यूरी कांस्टेंट if magnetic dipole moment produced is 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करेंगे अभी इसमें, देखो, इसमें एरिया दिया है और लेंथ भी दी है। एरिया और लेंथ दिए तो इनडायरेक्टली वॉल्यूम पता है, तो मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब ये वाला लेंगे तीसरा, क्योंकि क्यूरी कांस्टेंट ढूंढना है तो सी बाई टी। अब ये दोनों मिक्सअप कर देंगे फॉर्मूला, और जो क्वांटिटी फाइंड करनी है वो हम कर सकते हैं। तो कैसे आएगा अभी, C इक्वल टू एम इंटू टी बाई वी इंटू बी। अब एम कितना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर कितना है 27 सेल्सियस से, अपन उसको केल्विन में करना पड़ता है। वी वॉल्यूम कितना है, देखो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू हाइट, ये एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू एच। एरिया कितना है अभी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं चलता है, सेंटीमीटर मतलब -2, उसका स्क्वायर करो,
फिर से सेंटीमीटर है, -2, 10 इंटू 10 कितना आएंगे, -6। ठीक है, तो ये 10⁻⁵। बी एक्सटर्नल 2 टेस्ला है, 2 कैंसिल, ओके। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। राइट, अब सपोज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ a wire carrying current of 3 ampere having 200 turns। 200 टर्न से 3 एम्पियर करंट है, फ्रॉम अ रेडियस ऑफ लूप इज 10 सेंटीमीटर। तो वायर के लिए मोमेंट कितना होता है, याद है ना, देखो INA, तो M = INA। ठीक है, M = INA। करंट 3, नंबर ऑफ टर्न्स 200, और एरिया πr², 600, रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 = 24, ये 2 0 कैंसिल, ये -1 का स्क्वायर -2। ठीक है, मतलब 18.84। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज काउंटेड इन एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, MDR सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, सपोज फाइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving at 5×10⁶ in orbit of radius। अब उसकी जो ऑर्बिट है वो रिवॉल्व जो कर रहा है, सपोज वो है 1 एंगस्ट्रॉम। सो व्हाट इज MDM, वी हैव सीन। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, EVR/2। V स्पीड, रेडियस 10⁻⁻10, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फोर 10⁻29 + 6, -29 + 6 मतलब कितना, -23। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से MDM हम फाइंड कर सकते हैं। कल के जो पॉइंट्स है वो भी अच्छे से पढ़ लो, हाँ, इंपॉर्टेंट है सब।
इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लो। अभी जो पॉइंट सीखा है ना, उसके बेस पे ये 3 क्वेश्चंस, m इक्वल टू INA के बेस पे ये है, ये मैग्नेटाइजेशन के बेस पे है, m बाय वॉल्यूम, और ससेप्टिबिलिटी जहां पर आता है तब मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू चाई इंटू एच। ये जो आंसर आएगा वो ही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है।